नमस्कार भाइयों। ये जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, इसको आयुर्वेद में शरद ऋतु कहा गया है। और आयुर्वेद कहता है कि इस शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। और जब शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है तो शरीर में पित्त रोग से संबंधित, पित्त दोष से संबंधित अनेकों प्रकार के समस्याएं प्रकट हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के रोग प्रकट हो जाते हैं पित्त दोष से संबंधित। आप लोगों में से बहुत से भाई ये नोट कर रहे होंगे कि जब से सितंबर का महीना लगा है तब से शरीर में अकारण ही गर्मी बढ़ने लग गया है। आप देख रहे होंगे कि आपका खान पान सही है, आपके खान पान में कोई विशेष उष्णता भोजन नहीं है, कोई विशेष गर्म भोजन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तीखा भोजन भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्म भोजन नहीं कर रहे हो, फिर भी जो है कि आपके शरीर में हीटिंग बढ़ते जा रहा है और आपका जो वजन है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। तो ये जो आपके साथ में घटना घटित हो रहा है ना, ये शरद ऋतु के कारण हो रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इसका चिकित्सा बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है कि इस शरद ऋतु को मैनेज कर सकते हैं, कैसे इस शरद ऋतु में आप अपने स्वास्थ्य को मैनेज कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस शरद ऋतु में आने के बाद क्या क्या समस्याएं प्रकट हो सकते हैं। तो शरद ऋतु में आने के बाद आँखों का जो रंग है वो चेंज हो जाता है, आँखों में एक लालिमा आ जाती है, मतलब आंखों में हीटिंग बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, जिसके कारण अनिद्रा की भी समस्या हो सकती है। मतलब आपको रात्रि में बहुत देर से नींद आने की समस्या हो सकती है। हो सकता है आपको 12, 1, 2, 3 बजे तक जागना पड़ सके, आपको नींद ही नहीं आएगी, आंखों में गर्माहट से मालूम पड़ेगा। इस ऋतु में आने के बाद आंखों में एक पीलापन भी आ सकता है, जो आपका SGOT SGPT है ये बढ़ जाता है, बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण आंखों में पीलापन भी आ जाता है, शरीर में एक प्रकार का पीलापन आ जाता है, पीलिया जैसा लक्षण प्रकट होने लग जाता है। ऐसा लगता है देखने में जैसे पीलिया हो गया है, लेकिन पीलिया नहीं हुआ रहता है। ये जैसे ही ये मौसम शांत होता है तो आपका जो ये पीलापन है, जो आंखों में पीलापन है या जो शरीर में पीलापन आया है, या फिर जो आपका SGOT SGPT बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, ये जो है कि शांत हो जाता है। या फिर आप यदि कुछ प्रयोग कर लें, जो मैं चिकित्सा बताने वाला हूँ, वो यदि आप चिकित्सा कर लेते हो ना, तो ये जो आपकी आंखों में पीलापन आया है, या फिर जो चेहरे पर पीलापन आया है, शरीर में पीलापन आया है, या फिर जो आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जो SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, ये आपका नियंत्रित हो जाता है शरद ऋतु में, जो मैं चिकित्सा बता रहा हूँ उस चिकित्सा को करने से। और यदि समस्याओं की बात करें तो पेट में बहुत ज़्यादा जो है कि गर्मी लगने लग जाता है, पेट के अंदर बहुत गर्माहट मालूम पड़ता है, कई जनों को जो है कि जलन की भी समस्या हो जाती है, लैट्रिन में जो है कि ज़्यादा पीलापन बढ़ जाता है, और पेट की जो जठर अग्नि है वो मंद हो जाती है शरद ऋतु में आकर के। ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है शरद ऋतु का। इस शरद ऋतु को आयुर्वेद में सबसे खराब मौसम कहा गया है। तो शरद ऋतु में आने के बाद में पेट की जो जठर अग्नि वो भी मंद पड़ जाती है, जिसके कारण शरीर का वजन भी गिरने लग जाता है, क्योंकि खाने का ठीक से डाइजेशन नहीं होता है। और जब खाने का ठीक से डाइजेशन नहीं होता है मंद अग्नि के कारण, तो शरीर को पोषण नहीं मिलता है, और जब शरीर को पोषण नहीं मिलता है तो शरीर का क्षय होने लग जाता है, बल का भी क्षय होने लग जाता है, बुद्धि का भी क्षय होने लग जाता है। साथ ही शरीर में एक्सेस गर्मी बढ़ जाता है, हाथ पैर के तलवे में भी जलन होने की समस्या हो जाती है, बाल बहुत तेज़ी से झड़ने और पकने लग जाते हैं। इस शरद ऋतु में आने के बाद बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं और पकने लग जाते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाता है, और शरीर में दाह की भी समस्या होती है, जलन की भी समस्या होती है। तो इस तरह की जो है कि पित्त से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं प्रकट हो जाते हैं इस शरद ऋतु में आने के बाद। पेशाब में भी जलन होने की समस्या हो जाती है, कई जने को जो है कि डायरिया की समस्या हो जाती है इस शरद ऋतु में आकर के, कई जने को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, पेट में मल संचय हो जाता है, और बहुत एक्सेस गर्मी बढ़ जाता है शरीर में। मतलब अनेकों प्रकार की समस्याएं प्रकट हो सकते हैं पित्त दोष से संबंधित। तो अब बात करते हैं कि इस शरद ऋतु के प्रकोप से कैसे बचें, शरद ऋतु में होने वाले पित्त प्रकोप से कैसे बचें। तो आयुर्वेद कहता है कि यदि आप इस शरद ऋतु में पित्त प्रकोप से बचना चाहते हो तो खट्टा, नमकीन तथा तीखा स्वाद का सेवन कम से कम करो, और मधुर, कड़वा और कसैला स्वाद का सेवन अधिक से अधिक करें। अब कड़वा में आ जाएगा आपका नीम का पत्ता आप चबा सकते हैं, 1 से 2 पत्ता आप चबा सकते हैं नीम का पत्ता। आप आंवले का भी सेवन कर सकते हैं, आंवला में भी कड़वा स्वाद है। और आप करेले की सब्ज़ी भी ले सकते हैं, करेला की सब्ज़ी भी कड़वा है। और कसैला में आप आंवला का भी सेवन कर सकते हैं, शहद का भी सेवन कर सकते हैं, शहद में भी कसैला स्वाद होता है, और आंवला तो कसैला है ही है। साथ ही आप जामुन का रस भी ले सकते हैं, या फिर जामुन का गुठली लेकर के आप उसका पाउडर बना करके सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि कड़वा और कसैले स्वाद को आप मैनेज कर सकते हैं। और आप मधुर में दूध का सेवन कर सकते हैं, और मीठे फलों का आप सेवन कर सकते हैं, घी का भी सम मात्रा में सेवन कर सकते हैं। हाँ, दही का सेवन जो है कि वर्जित किया गया है आयुर्वेद में इस शरद ऋतु में लेने से। आयुर्वेद कहता है कि शरद ऋतु में दही का सेवन न करें, दही गर्म होता है,
यदि आप इस शरद ऋतु में दही का सेवन करते हो तो आपको कुष्ठ रोग से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगा, मतलब आपको स्किन डिजीज की समस्या हो जाएगी। आपके शरीर में तरह तरह के फोड़े फुंसी निकलने लगेंगे, खाज खुजली होने लग जाएगा, चकत्ते पड़ने लगेंगे शरीर में, शीत पित्त की समस्या हो जाएगी, आर्टिक एरिया की समस्या हो जाएगी दही खाने से शरद ऋतु में। तो आप जो है कि इस तरह से आप शरद ऋतु को मैनेज कर सकते हैं। आप आंवला 50 ग्राम और 50 ग्राम से मिश्री मिला करके भी सेवन कर सकते हो। 50 ग्राम आंवला लीजिए, उसमें 50 ग्राम आप मिश्री मिला लीजिए और इस तरह से जो है कि आप मिश्रण करके आंवला और मिश्री का सेवन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पित्त शामक औषधि है। वैसे तो आंवला को त्रिदोष नाशक कहा गया है, लेकिन उसमें यदि आप मिश्री मिला लेते हो ना तो वो पित्त रोग के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो आप आंवले में मिश्री मिला करके रख लीजिए एक डब्बे में और इसका सुबह शाम एक एक चम्मच आप सेवन कीजिए। तो इससे जो आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हो रहा है, शरद ऋतु में जो आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हो रहा है, ये पित्त प्रकोप धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो जाएगा। और शरद ऋतु में पित्त प्रकोप के कारण आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, जो भी रोग उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी रोग धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और शरद ऋतु में आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा आंवला और मिश्री के सेवन करने से। आप 50 ग्राम आंवले के चूर्ण में 100 ग्राम शहद मिला करके भी एक डब्बे में रख सकते हैं, उसको पेस्ट बना करके एक डब्बे में रख लीजिए और उसका भी आप सेवन कर सकते हैं एक एक चम्मच की मात्रा में। इस ऋतु में परवल की सब्जी खाना बहुत लाभकारी कहा गया है, नेनुआ की सब्जी खाना भी बहुत लाभकारी कहा गया है। आप तरोई की भी सब्जी खा सकते हो, आप लौकी की भी सब्जी खा सकते हो। तो इस तरह की आप सब्जी ले सकते हो। इस ऋतु में मूंग का दाल खाने के लिए कहा गया है, मूंग का दाल बहुत बेनिफिशियल है, मूंग का दाल भी आप सेवन कर सकते हो। तो इस तरह से आप हल्के हल्के मात्रा में सेवन कीजिए। बहुत अधिक मात्रा में जो है कि इस ऋतु में भोजन नहीं करना चाहिए, भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना खाएं क्योंकि इस ऋतु में अग्नि डाउन रहती है। यदि आप ज़्यादा भोजन कर लेते हो, क्षमता से अधिक भोजन कर लेते हो तो आपकी अग्नि और ज़्यादा ध्वस्त हो जाएगी और आपके शरीर में और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस ऋतु में आप हल्का भोजन लें, लाइट भोजन लें, उतना ही लें जितना आपको पच जाए। तो हल्का भोजन ले सकते हैं और हल्का भोजन लेकर के आप अपने स्वास्थ्य को मैनेज कर सकते हैं इस शरद ऋतु में। शरद ऋतु में होने वाले इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं इस वीडियो के मदद से। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग इस शरद ऋतु में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, अपने जीवन की रक्षा करेंगे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करके, अपने जीवन की रक्षा करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।